Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. उसको बंद कर दीजिए कम से कम। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग ईआर मॉडल तो पढ़ना ही है। ईआर मॉडल के पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल देख लेते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल से किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल से कोई सवाल नहीं है। ओके, सर अभी सर जितना चीज हम लोग पढ़े हैं सब डेटाबेस रिलेटेड, अभी आरडीबीएमएस हम लोग नहीं ना पढ़े हैं सर। सब तो आरडीबीएमएस का ही बात है ना। हम लोग अभी जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था, जैसे हम लोग अभी 3 व्यूज पढ़े था। Yes, sir. 3 व्यू, तो 3 व्यूज हम चूंकि हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल तो यूज करते ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जितना डेटा यूज करते हैं स्ट्रक्चर डेटा में, सारा का सारा डीबीएमएस आरडीबीएमएस ही है, मतलब रिलेशनल मॉडल ही पढ़ते हैं हम लोग। हायरार्किकल मॉडल तो पढ़ नहीं रहे हैं, ना हायरार्किकल मॉडल पढ़ रहे हैं ना नेटवर्क मॉडल पढ़ रहे हैं। तो जो डेटाबेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब रिलेशनल डेटाबेस है ना। अच्छा, मतलब सर जैसे माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर, सब आरडीबीएमएस है सर। सब आरडीबीएमएस है, यस। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ओके, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का एकदम इंट्रोडक्शन तो तुमको पता है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का बात हम जब करते हैं तो किसी भी एंटिटी को हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। और जो एट्रीब्यूट का बात करते हैं, जो फील्ड का बात करते हैं, वो एट्रीब्यूट जो है वो उसका जो एट्रीब्यूट हम बोलते हैं कि मेरा डेटाबेस का एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट हम बोलते हैं उस क्लास का एट्रीब्यूट है। ओके, तो हम डेटाबेस में हम लोग देखे थे कि या तो हम रिकॉर्ड के रूप में डेटा सेव कर सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा सेव कर सकते हैं। ओके, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कंसर्न्ड विद स्टोरिंग एंड शेयरिंग a large amount of reliable and persistent data. The relational model is suitable for an ad hoc query expressed in query language such as SQL. Okay. But such query language are not suitable for some kind of application development program. ठीक है, तो हम जो SQL वाला जो कंसेप्ट है ना, हम लोग जो कॉर्ड रूल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो एक मैंडेटरी रूल था किसी भी डीबीएमएस को आरडीबीएमएस बनने के लिए। तो एसक्यूएल डिजाइन ही किया गया था इसलिए कि हम आरडीबीएमएस डेटाबेस के साथ, रिलेशनल मॉडल डेटाबेस के साथ हम कुछ क्यूरी कर सके। ओके, लेकिन वो क्यूरी सफिशिएंट नहीं था या बोलो सुटेबल नहीं था। हम अगर एक खास तरह का डेटाबेस जो नॉर्मली हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट के समय यूज करते हैं उसके लिए, बिकॉज रिलेशनल डेटाबेस आर सेट ओरिएंटेड but application language tends to be a record oriented with complex data objects. Okay, set
सेट समझ रहे हो, हम लोग जो रिलेशनल मॉडल के बोले थे तो उसका सेट के आधार पे था। अब एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, एग्जाम्पल, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो मान लो कुछ एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन हम डिजाइन कर रहे हैं, कैड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसमें क्या होगा कि उसमें जो जो आइटम हम डिजाइन करेंगे वो कैसे स्टोर करेगा, एप्लीकेशन कैसे स्टोर करेगा। ओके, तो यहाँ पे दो एक विजिबिलिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एंड जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर हम जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन में मेनू होगा, स्क्रॉल बार होगा, फ्लैश एनिमेशन हो सकता है, बहुत सारा कंट्रोल हम यूज करेंगे, और बाद में हम उसको ओपन करेंगे तो सारा का सारा एज इट इज खुलेगा। तो वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे स्टोर कर रहा होगा। आरडीबी में इस टाइप का डेटा तो नहीं बना सकता है ना। हो सकता है तुम्हारा प्रोजेक्ट में 10 बटन हो, एक ड्रॉप डाउन मेनू हो, कुछ रेडियो बटन्स हो सकते हैं हो, है ना। हम डेटा ग्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा व्यू, तो ऐसा बहुत सारा तरीका था। तो इस तरह का जो इंफॉर्मेशन था, इस तरह का जो डेटा था एप्लीकेशन डेवलपमेंट में स्पेशली, वो उसको यूज करने के लिए हमको रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। ओके, तो हमको क्या चाहिए था, हमको ऐसा डेटाबेस चाहिए था जिसमें हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स डेटा को, और जो हर डेटा जो ऑब्जेक्ट के रूप में है उसको स्टोर करे। ठीक है, होता क्या है ना कि अगर तुम VB6 तो पढ़ना है तुम लोग को, तुम देखोगे अगर कोई कंट्रोल हम क्लिक करके हम अपने हम फॉर्म पे लेके आते हैं, तो वो कंट्रोल हमारे मेन कंट्रोल का ऑब्जेक्ट होता है, मेन कंट्रोल का ऑब्जेक्ट हो जाता है वो। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट हम कैसे स्टोर करेगा डेटाबेस, वो VB6 जो सर हाँ सर ये ऑब्जेक्ट को स्टोर करने का क्या जरूरत है सर? तो कैसे स्टोर करोगे, हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो, अच्छा, एम्प्लॉय डेटाबेस समझ रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल। ओके, यस सर। अब भूल जाओ, अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय क्लास का, जो C++ में जो पढ़े थे, एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास के अंदर सब एट्रीब्यूट्स होगा, यस जिसको हम सर। लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज। मेंबर, डेटा मेंबर बोलते थे। यस अगर सर। हमको वैसे सेव करना है रिकॉर्ड को, तो कैसे करेंगे, तो हम एम्प्लॉय क्लास का एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो हम employee1 बनाए जिसमें हम एम्प्लॉय का नेम रखे, उसका रोल नंबर रखे, सॉरी उसका कुछ एम्प्लॉय कोड रखे, तो एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना। अगर हमको वैसा 10 एम्प्लॉय चाहिए तो हमको 10 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हम डेटा सेव करना चाहते हैं, वो 10 एम्प्लॉय का सारा डेटा सारे एट्रीब्यूट्स के साथ सेव करना चाहते हैं, तो 10 ऑब्जेक्ट को हमको स्टोर करना पड़ेगा ना। एनी हाउ, जहां हम रिकॉर्ड के रूप में इंफॉर्मेशन था तो रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे थे, अब हम रिकॉर्ड के रूप में डेटा का नहीं सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि डेटा आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसको स्टोर करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस चाहिए। ओके, आगे देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर, इससे पहले वाले स्लाइड में सर एडहॉक क्यूरी टर्म्स यूज हुआ था, मतलब वो स्पेशल टाइप का किसी टाइप का क्यूरी है या फिर? हाँ, जो हम लोग जो क्यूरी देखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और इंसर्ट इनटू, ये सारा का सारा क्यूरी उसी को लिख रहे हैं, एडहॉक क्यूरी, है ना। वो क्यूरी लिखे रन कर गया, खत्म हो गया। ओके, तो हमको बार बार क्यूरी लिखना पड़ेगा हर बार करने के लिए। वैसे हम क्यूरी को स्टोर करके हम स्टोर प्रोसीजर भी बना सकते हैं, ठीक है, बताएंगे उसको बाद में। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट है सर, यहाँ पर भी वही ऑब्जेक्ट का मतलब है? नहीं, वो उस ऑब्जेक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। वहां तो मान लो कि हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम एक ऑब्जेक्ट में डेटा इनपुट कराए और हमको इंडिविजुअल डेटा मिल गया, और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे और उसमें सारा का सारा पैरामीटर का पास कर देंगे, तो मेरा डेटा में इंसर्ट हो जाएगा। यस तो सर। हम तो जितना, अगर जावा का बात करो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डॉटनेट का बात करो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन का बात करो सब तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो हम उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रंट एंड से जब डेटा स्टोर करते हैं तो हम आरडीबी में करते हैं,
ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, अच्छा मान लो हम एक सर्किट डिजाइन करते हैं, ठीक है, सर्किट डिजाइन करते हैं और हमको कार्नप मैप से एक सर्किट मिला, उस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के बाद हमको एग्जैक्ट एक सिंपल सर्किट मिल रहा है और सारा का सारा सर्किट हमको डिजाइन करना है। तो सर्किट डिजाइनिंग जितना भी एप्लीकेशन है उसमें हम एक कैपेसिटर लगाना है मान लो, ठीक है, एक कैपेसिटर लगाना है। तो हम यहाँ से कैपेसिटर को सेलेक्ट करेंगे तो जैसे सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, उसका एक ऑब्जेक्ट वहां पे हमको मिल जाएगा। ओके, तो हम एक सर्किट डिजाइन कर लिए, या हम सोचो कि हम घर का फोटो बना रहे हैं, ठीक है, घर का एक डिजाइन बना रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल चाहिए होगा, ये सब चाहिए, जितना शेप चाहिए होगा वो सारा शेप हम सिलेक्ट कर करके ड्रॉ करेंगे अपने एरिया पर, जो मेरा ड्राइंग एरिया है। ओके, तो वो सेव कैसे, एक्चुअली काम कैसे हो रहा है कि जितना शेप तुम देख रहे हो सारा क्लास है और पिन कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है। यस सर, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है और ऐसा डिजाइन करके हम एक घर का डिजाइन बना दिए, जैसे आर्किटेक्ट लोग बनाता है। उस पूरे डिजाइन को गौर से देखोगे तो उसमें कुछ स्क्वायर हो सकते हैं, कुछ लाइंस हो सकता है, कुछ रेक्टेंगल हो सकता है, ऐसा होगा पूरा पूरा। तो वो शीट सारा का सारा ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में उसका डायमेंशन भी दिए होंगे, कितना लंबा कितना चौड़ा, ठीक है, उसका एट्रीब्यूट हो गया उस ऑब्जेक्ट का। अब हम सेव कर दिए, ठीक है, एक्सटेंशन के साथ सेव हो गया फाइल। नेक्स्ट डे हमको वो फाइल खोलना है, तो सारा मेरा डिजाइनिंग डेटा जो है उसके पास होना चाहिए ना, वो सारा डिजाइन डेटा सारा का सारा होगा। तो सारे ऑब्जेक्ट्स को सेव कैसे करेगा, उस सारे इंफॉर्मेशन को जो हम डिजाइन किए थे कैसे सेव करेगा, ठीक है। तो जितना फाइल तुम देखते हो ना सब डेटा फाइल ही है। अगर हम आज MS वर्ड खोले और उस पर कुछ टाइप कर दिए, कुछ डेटा सेव कर दिए, ठीक है, तो उस डेटा में सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं है, टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन भी होगा, है ना, बैकग्राउंड इंस्ट्रक्शन भी होगा, फॉन्ट कौन सा लिए हैं, साइज कौन सा लिए हैं, स्टाइल बोल्ड है, टैग जो तुम टैग यूज करते हो HTML में हर सेंटेंस में, वो टैग ऑटोमेटिकली MS वर्ड में कोडेड हो जा रहा है उस टेक्स्ट के साथ, ठीक है। इस सारे डेटा को, नॉट ओनली आवर टेक्स्ट बट ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन, कुछ अगर हम पिक्चर ड्रॉप किए हैं, कुछ शेप ड्रॉप किए, कुछ टेबल बनाए, सारा का सारा इंफॉर्मेशन MS वर्ड को सेव करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट फाइल तो है नहीं वो। तो जितना तुम देखते हो ना एक तरह का डेटा फाइल है, उस डेटा फाइल में जो टेक्स्ट जो डेटा है तो है ही है, और उसका इंटरनल स्कीमा भी साथ में सेव किया गया है, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि हमको जो डेटा, इस तरह का डेटा हमको सेव करना है, जैसे GUI एप्लीकेशन वाला डेटा, वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमको लगा कि डिस्कनेक्ट हो गया, ओके। तो यहां तक समझ में आ गया कि किस तरह के सिचुएशन में हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की आवश्यकता पड़ेगी। यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा ऑब्जेक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्यों रिलेशनल डेटाबेस में रिकॉर्ड के रूप में सेव नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस टू ए टपल, उसको हम एक टपल के रूप में फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। Every detail need to be stored, but it cannot be converted into storable tuple. For example, a GUI application development contain internal data such as scroll bar, buttons, other control. A document with different format and co-author article, ये सारा का सारा हमको सेव करना है, okay? Represent abstraction comprising of not only structure but also behavior. ठीक है, हमको क्या, हमको ये पता है कि हर ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर भी है जो उसके मेथड से हमको पता चलता है, ठीक है।
तो हमको ऑब्जेक्ट जब स्टोर करेंगे तो हमको उसका मेथड भी स्टोर करना पड़ेगा, उसका एट्रीब्यूट भी स्टोर करना पड़ेगा। इंस्टेंस डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम क्लास रिप्रेजेंटेड बाय करंट स्टेट एंड बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, अगर हम टू ऑब्जेक्ट्स का बात करते हैं, टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप कैन हैव डिफरेंट बिहेवियर और ऑन बेसिस ऑफ करंट स्टेट। फॉर एग्जांपल, टू ट्रांजिस्टर ऑन डिफरेंट वोल्टेज गिव्स डिफरेंट आउटपुट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक ही है, दोनों ट्रांजिस्टर का ऑब्जेक्ट हमारे में है, लेकिन दोनों ट्रांजिस्टर का बिहेवियर अलग अलग है, अलग अलग वोल्टेज पे। तो हमको उसका बिहेवियर भी स्टोर करना है। ठीक है, बिहेवियर मतलब उसका जो फंक्शनलिटी है वो। तो हमको क्यों जरूरत पड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का? हमको जरूरत इसलिए पड़ा कि टू रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देयर वाज अ नीड फॉर अ डेटा मॉडल दैट कैन रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड विद एब्स्ट्रैक्शन मोर क्लियरली। Object oriented data model represent the real world problem clearly and easily. In object oriented data model, both data and their relationship are contained in a single structure known as object. In OODM or object oriented data model, real world problem are represented as objects with different attributes. All these objects have multiple relations between them. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या रिलेशन है, इसको भी हम लोग स्टोर करेंगे। Object-oriented database is the integration of database technology with the object-oriented technique developed in the programming language and software engineering area. हमको करना क्या है, ऑब्जेक्ट का नॉलेज था हमको C++ के टाइम से। C++ जब आया था उस समय ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट मिल गया था, और हमको पता है कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और हमको डेटाबेस के बारे में भी आइडिया था। दोनों को हम मिला दिए और हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बना लिए। They have been developed for the use of application of highly structured data, long transactions, data types for storing image and text, and non-standard application specific operation. ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एप्लीकेशन स्टैंडर्ड है। जिस एप्लीकेशन बात करेंगे उसका अलग होगा, उसका अलग होगा। Example of such application which have requirement different from the traditional database application for business and administration. क्या है वो? That is CAD/CAM and NEGUI. It is best suited to design and manufacturing systems, CAD/CAM, CIM, scientific and medical databases, geographic information system and multimedia database. एक छोटा सा देखो, ये हम बता रहे हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का पूरा लाइफ साइकिल है, कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, ये इस तरह का डेटा बना रहे हैं, और इस तरह के डेटा में हमको ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, डिजाइन, मेथड्स, CAD/CAM, एवरीथिंग, ये हम कैसे सेव कर सकते हैं? ये सेव करते हैं हम एक खास डेटाबेस में जो इसके रिगार्डिंग यूज करते हैं, मतलब इसके इस प्रोसेस के लिए डिजाइन किया गया है। दैट इज नॉट एनी स्टैंडर्ड। ओके, कंपोनेंट, हमको पता है, तुम लोग C++ पढ़े हो। कंपोनेंट क्या क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, एन ऑब्जेक्ट इन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट encapsulate data and code into a single unit which provide data abstraction by hiding the implementation detail from the user. Okay. Object, attribute, that is data member, describe the property of an object. For example, a student object includes the attribute name, role, batch, mark, etc. Method जो उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, फंक्शन करने के लिए। Method represent the behavior of the object. It represent the object's actions such as insert, record, update, calculate, percent, etc. Inheritance, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का एक बहुत जबरदस्त जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेंस। इस रिलेशन को स्टोर करना है, कहने का मतलब पर्सन का जो डेटा स्टोर कर रहे हैं हम, उसमें पर्सन का जो तीनों में कॉमन होगा वो स्टोर कर लिए। ठीक है, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका नेम, सब कर लिए। और जब स्टूडेंट में हम इसको जब इनहेरिट किए स्टूडेंट में, तो वो सारा डेटा जो स्टूडेंट के रिगार्डिंग है, ये वाला सारा का सारा हम इनहेरिट कर लेंगे। तो कहने का मतलब कि हम जब ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे होंगे तो हमको
उसका आधार कार्ड नंबर और नेम वगैरह नहीं चाहिए होगा, ठीक है। और इस चीज को डेटाबेस में स्टोर करना है, दैट रिलेशन विल आल्सो बी सेव्ड इन दैट डेटाबेस। Okay, using inheritance, a new class is created which can inherit attributes and method of parent class. It is referred as a reusability in object oriented. जैसे बिल्कुल reuse एक क्लास बना हुआ है और उसका ड्राइव क्लास हम बना रहे हैं, तो हमको वो शेयर करेंगे सारा का सारा प्रॉपर्टी जो पेरेंट क्लास का है, जैसे वहां होता है बिल्कुल ऐसा यहाँ भी करेंगे। ओके और देखो एक इसका जो हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, और जैसे एक टॉपिक है तुम लोग शायद पढ़े होगे, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। नो सर नहीं पढ़ना। तुम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सैड जिसको बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, उसी का जब हम सिस्टम एनालाइज और डिजाइन कर रहे थे, हम प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को ध्यान में रखे तब सैड में डिस्कस करते थे, और जब हम डिजाइन करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, OOAD, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे तो देखो उसमें हमको सारा का सारा दिखाने के लिए, सारा का सारा डिजाइन दिखाने के लिए हमको UML यूज करना पड़ता है, UML, ठीक है। तो उसको क्या, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एंड XML एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज आर मेनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ OODM। यही काम हम रिलेशनल मॉडल में करेंगे तो ER डायग्राम यूज करेंगे उसको दिखाने के लिए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग UML यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ ये वाला जो बनाए थे इसके पहले, इसी को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो क्लास डायग्राम ऐसा ही बनता है, वहां भी बनाओगे तो क्लास डायग्राम ऐसे ही पढ़ोगे कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में ऊपर हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम, और जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉर्नर को राउंड कर देते हैं, है ना। क्लास डायग्राम स्क्वायर में बनेगा और इसका जो ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाएंगे तो राउंड कर देंगे कॉर्नर, तो लगेगा वो ऑब्जेक्ट है। तो ये पर्सन क्लास है जिसमें नेम और एज रखे हैं, और सेट डेटा एक फंक्शन है इसके अंदर, मेथड सर। हाँ ठीक है। और अगर हम स्टूडेंट का बात कर रहे हैं तो नेम और एज तो हम ऑलरेडी ले चुके थे, तो रोल बैच मार्क्स ले लिए, और सेट डेटा तो ऑलरेडी था मेरे पास, तो गेट और सेट मार्क कर दिए। यहाँ सर ये तीनों से पर्सन ले रहा है, इनहेरिट कर रहा है। हाँ, इस पर्सन क्लास को ये तीन क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, पर्सन क्लास को तीन ये तीनों, क्लास हाँ। है। तो पर्सन तीनों तो पर्सन ही ना है, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर सब तो पर्सन है, तब सब तो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो एक क्लास बनाया जिसमें कि इतना ये एट्रीब्यूट था, सारा का सारा था, और इसके बाद इसको हम अब क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जब स्पेशलाइज करेंगे पर्सन को तो हमको क्या मिलेगा, पर्सन हो सकता है डॉक्टर हो सकता है कि स्टूडेंट हो सकता है इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है। तो जब फर्दर क्लास इसका हम बनाएं तो बताना कि ये क्लास इसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। तो हमको अगर ये वाला हम सेव किए हुए हैं तो अगला बार जब स्टूडेंट सेव करेंगे तो हमको इसके साथ रिलेशन भी स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम जब स्टूडेंट का डिटेल देखें तो हमको नेम और एज यहाँ से मिले उसका, अदरवाइज सिर्फ रोल बैच और मार्क्स ही मिलकर रह जाएगा, ओके। और ये सेट डेटा तो था नेम और एज सेट करने के लिए, ये गेट हम लोग लिखे हैं इसलिए कि हम एक ऐसा मेथड कॉल करें जिसके अंदर हम सेट डेटा पेरेंट क्लास का भी कॉल कर लें साथ में। तो नेम और एज ये वाला मांग लेगा, इसके बाद गेट में हम ये मांग लेंगे। तो ये सिंपल था क्लास का जो डायग्राम है। अब हम इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मल कीवर्ड्स वर्सेस रिलेशनल मॉडल फॉर्मल कीवर्ड के बारे में। तो क्लास, ये क्लास है मेरा पूरा का पूरा टेबल, ऑब्जेक्ट है मेरा टपल या रिकॉर्ड, वेरिएबल है जो मेरा वो मेरा एट्रीब्यूट्स है या एक कॉलम जो बोल रहे हैं, वो मेथड जो है हम स्टोर प्रोसीजर के रूप में इसको समझ रहे हैं, ठीक है। मेथड में चूंकि एग्जीक्यूशन होता है, तो रिलेशनल डेटा मॉडल में रिकॉर्ड के अंदर तो किसी तरह का कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। अगर हम मेथड का बात करें तो हमको स्टोर प्रोसीजर मिलेगा जो लाइक समथिंग लाइक फंक्शन, ओके। ओके, क्या क्या स्टैंडर्ड दिया गया है, अब कौन बनाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजमेंट ग्रुप ODMG गिव्स द स्टैंडर्ड फॉर OODM, ठीक है। पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पोर्टेबल होना चाहिए ऑब्जेक्ट डेटाबेस के साथ
In interoperability, it is a characteristic of the system which can work with other system. ठीक है, अगर मेरे सिस्टम में कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है और किसी और सिस्टम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है और सेम कंपनी का सेम है, तो दोनों एक साथ काम कर सके, ये होना चाहिए। तो ODMG 2.0 स्टैंडर्ड गिवन फॉर ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन मॉडल, ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड बाइंडिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारा का सारा स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके बारे में डिटेल है कैसा होना चाहिए। ओके, हमारे पास कुछ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिसका नाम है जेमस्टोन, ओरियन और HP कंपनी का आइरिश। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल अपने डेटाबेस हैंडल करने के लिए नहीं करते हैं। ये हमारा कम्प्लेक्स डेटा सेट जो ऑब्जेक्ट के रूप में हो उसको स्टोर करने के लिए। ओके, एनी डाउट? ठीक है, नॉलेज बेस के बारे में क्या जानते हो बताओ? AI हम लोग जानते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस सर। यस सर। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पे जो डेटाबेस होगा उसको बोलते हैं नॉलेज बेस। समझो, डेटाबेस कह रहे हैं और हम डेटा को बोल रहे हैं क्या कि दैट वो कंबाइन होने के बाद तो इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो हम उसको इंफॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हमको AI सिस्टम के साथ इंफॉर्मेशन सेव करना पड़ता है, वैसा इंफॉर्मेशन जिससे कि सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शन मिल सके और वो अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको चूज कर सके। ओके, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमको एक ऐसा डेटाबेस चाहिए जिसमें हम नॉलेज स्टोर कर रहे हैं, और तुमको AI, तुम जब बात करते हो तो AI के साथ साथ मशीन लर्निंग भी आता है, AI के साथ साथ मशीन लर्निंग टॉपिक भी आता है, जिसमें हम मशीन को उसके अपने प्रीवियस जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसके आधार पे हम आगे कोर्स ऑफ एक्शन लेना सिखाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा जैसा हम लोग सीखते हैं। हम कहीं जा रहे थे और एक गलती हो गया और हम गिर गए, कहीं टक्कर हो गया, केला के छिलका पे पैर पड़ गया, स्लिपरी जगह था, तो हमको ये घटना मेरे नॉलेज बेस में स्टोर हो जाएगा और अगली बार ऐसे सिचुएशन में हम पिछली बार जो किए थे वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो नॉलेज बेस तो एक ह्यूमन एक्सपर्ट है। ठीक है, सपोज करो डॉक्टर है और हम एक ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं जो किसी भी मरीज को देख के वो मशीन एनालाइज कर देगी क्या बीमारी है और क्या इसका दवाई होना चाहिए। ओके, तो हम उस मशीन को बनाने के लिए, उस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए डोमेन नॉलेज की आवश्यकता होगी हमको, है ना। हम प्रोग्रामर हो सकते हैं लेकिन हम डॉक्टर तो नहीं हो सकते, तो हमको डॉक्टर चाहिए ताकि डॉक्टर को बोले कि भाई उसका सर दर्द हो रहा था तो उसका दवा दीजिए, आप क्या दवा होना चाहिए, तो और क्या क्या सिम्टम्स था डॉक्टर पूछ सकता है। तो हमको एक ह्यूमन उस डेटाबेस का पूरा एक एक्सपर्ट चाहिए, उस डोमेन का एक्सपर्ट चाहिए, और साथ में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमको नॉलेज इंजीनियर चाहिए। तो ये नॉलेज इंजीनियर इस ह्यूमन एक्सपर्ट का सारा डेटा स्टोर करेगा एक नॉलेज बेस में। ठीक है, नॉलेज बेस होगा और इन्फरेंस इंजन है जो इस यूजर के साथ इसको रन कराएगा। ठीक है, ये कंप्लीटली AI का टॉपिक है। तो व्हाट इज नॉलेज बेस? इट कंटेन डोमेन स्पेसिफिक हाई क्वालिटी नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट इंटेलिजेंस। The success of any ES majorly depends upon the collection of highly accurate and precise knowledge. Expert system, है ना? The success of any expert system majorly depend upon the collection of highly accurate and precise knowledge. अगर हमारे पास accurate knowledge नहीं है तो हम उस मशीन के द्वारा हम क्या खोज सकते हैं? हम सही दवा तो नहीं दे पाएंगे, सही इलाज नहीं हो पाएगा। ओके, तो कहते हैं व्हाट इज नॉलेज, किस नॉलेज की बात हो रही है? तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, हमको पता है। द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड द डेटा एंड फैक्ट्स अबाउट द टास्क डोमेन। तो डेटा, इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस सबको अगर कंबाइन कर दें तो हम बोलेंगे दैट इज नॉलेज।
दैट इज नॉलेज। ओके, तो यही नॉलेज हम सर्च करते हैं जब मेरे पास कोई ऐसा सिचुएशन हो जिस सिचुएशन में हम पहले कभी पढ़े थे, तो हम एक कोर्स ऑफ एक्शन लिए थे उस समय, और बाद में कोर्स ऑफ एक्शन लेने के बाद हम फेल हुए थे या पास हुए थे, हमको वो मेरे नॉलेज बेस में स्टोर है, एक नॉलेज बेस में स्टोर है। चलती ट्रेन में चढ़े थे, एक बार कोशिश किए थे तो गिर गए थे, ठीक है, तो मेरे नॉलेज बेस में स्टोर हो गया कि चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, तो अगली बार अगर चलती ट्रेन मिलेगी हमको, ठीक है, तो हम उस नॉलेज बेस का इस्तेमाल करेंगे और चलती ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से सिस्टम भी बनता है। Component of knowledge base. The knowledge base of an expert system contains both factual and heuristic knowledge. Factual knowledge, it is the information widely accepted by the knowledge engineer and scholar in the task domain. Heuristic knowledge क्या है? It is about practice, accurate judgment, one's ability to evaluation and guessing. अब यहाँ पे बात ये है, heuristic knowledge कहने का मतलब कि अगर एक ही सिम्टम्स किसी को हो रहा हो, ठीक है, मेडिकल के फील्ड में समझ रहे हैं कि एक ही सिम्टम्स की बोला कोई मेरा सर दर्द कर रहा है, ओके, तो हिस्टिक नॉलेज क्या है ना कि सर दर्द के साथ और क्या क्या आपका सिम्टम्स और क्या आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के अनुसार, प्रैक्टिस में जो इन्फॉर्मेशन आया होगा, डॉक्टर सीखा होगा एक्सपीरियंस के आधार पे, वो सारा का सारा जो एक्यूरेट जजमेंट करने के लिए अनिवार्य होगा, दैट इज कॉल्ड हिस्टिक नॉलेज, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट सेव करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हम, ठीक है, ओके। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम, ठीक है। ओके, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में ईआर डायग्राम देखेंगे, ईआर मॉडल, उसके बाद हम लोग फिर डिटेल ईआर टॉपिक शुरू करेंगे तो मॉडल पढ़ेंगे। Entity relationship model, okay, just for introduction, it models our database as a collection of entities and relationship. ER डायग्राम या ER मॉडल को दिखाने के लिए जो डायग्राम इस्तेमाल करते हैं उसी को ER डायग्राम करते हैं, E फॉर एंटिटी, R फॉर रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस मॉडल में दैट मॉडल्स अ डेटाबेस एज ए कलेक्शन ऑफ एंटिटीज एंड रिलेशनशिप। एंटिटी क्या है? इट इज अ थिंग और ऑब्जेक्ट in the real world that is distinguishable from other objects. It is described by a set of attributes. अगर हम रियल वर्ल्ड में एंटिटी की बात करें तो वैसा एंटिटी जैसा जिसका अगर उसके दो एंटिटी की बात करें तो दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो हम वैसे एंटिटी को डेटाबेस में इंक्लूड नहीं करते। सब जैसे अगर एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी की बात करें, ठीक है, तो दो स्टूडेंट के बीच का दोनों अलग अलग स्टूडेंट है, एंटिटी तो अलग है तो डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, ठीक। अगर मेरे पास दो एक जैसा पेन है, दो मार्कर हम खरीद के लाए या दोनों मार्कर खरीद के लाए, दोनों एक ही कंपनी का है, दोनों ब्लैक और दोनों न्यू है, ठीक है, एक तुम्हारा है एक मेरा है, दोनों को एक साथ रखेंगे तो पता तो नहीं चलेगा मेरा कौन तुम्हारा कौन, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि दोनों एंटिटी डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। मेरे पास एक पेट है, दो पेट एक जैसा दो है, मतलब दोनों दो पपी हम खरीद के लाए और दोनों का नाम रख दिए हम टाइसन, या कोई नाम रख दिए, सॉरी टाइसन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरे नेबर में एक है टाइसन इसलिए निकलता है। तो हम क्या करेंगे, मान लो उसका नाम रखे टॉमी,
तो हम टॉमी बोलेंगे तो दोनों दौड़ के चलाएगा मेरे पास, ठीक है। तो एंटिटी वैसा एंटिटी जो किसी न किसी तरीके से डिस्टिंग्विशेबल हो, और नहीं है तो हम उसके ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट्स को स्टोर करेंगे, या हम वैसे एट्रीब्यूट को नोटिस करेंगे जिससे कि हम दोनों के भी डिस्टिंग्विश करा सकें। कैसे करते हैं? दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का नाम है अमित कुमार, दूसरे का नाम है सुमित कुमार, तो हो गया ना डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। अगर दोनों का नाम भी एक रहे, शक्ल भी एक रहे, हाइट भी एक रहे, तो हम बोलेंगे कि दोनों डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। ओके। एंटिटी रियल वर्ल्ड का कोई भी, अगर तुम किसी चीज का नाम ले लो, है ना, दैट इज नाउन, ठीक है, वो सब एंटिटी है। क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, अकाउंट्स, ठीक है, और क्या हो सकता है? पेशेंट। तो ये सारा का सारा मेरा एंटिटी है। ओके। अब उस एंटिटी का क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है, वो एट्रीब्यूट हो गया। अब दो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? अगर मान लो एक एंटिटी है डॉक्टर, एक एंटिटी है पेशेंट, तो डॉक्टर और पेशेंट, इसके बीच में हम कोई रिलेशन दिखाएंगे ना, जैसे हम वहां पे दिखा रहे थे सेट ए और सेट बी के बीच में दिखा रहे थे स्क्वायर का रिलेशन, ठीक है। तो हम वो रिलेशन दिखाएंगे कि डॉक्टर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो है ट्रीटमेंट का। तो रिलेशनशिप, इट इज एन एसोसिएशन और लिंक बिटवीन सेवरल एंटिटीज। It is represented diagrammatically by an entity relationship diagram, and it is basically useful in the design of logical database model. It is a graphical approach to database design. It is a high-level data model that defines data elements and their relationship for a specified. Okay. तो क्या क्या एंटिटी रिलेशनशिप का बिना कंपोनेंट मिलेगा हमको? एंटिटी मिला, उसका एट्रीब्यूट मिला, और दो एंटिटी के बीच में किया जाने वाला रिलेशनशिप मिला, ठीक है। इसीलिए हम बोलते रहते थे, इसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या मॉडल। एंटिटी के बीच एंटिटी दिखाते हैं और उसका रिलेशन दिखाते हैं। ओके। ये एक डायग्राम है, देखो हम एक ER डायग्राम दिखा रहे हैं कि ये है स्टूडेंट और ये है कॉलेज, दोनों एंटिटी है, और हर कंपोनेंट को दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल का यूज होता है, ठीक है। तो स्क्वायर जब हम यूज करते हैं ना, तो हम एंटिटी दिखाते हैं, और ओवल में हम एट्रीब्यूट दिखाते हैं, और ये जो डायमंड शेप जैसा बना है इसमें हम रिलेशन दिखाते हैं और एरो से लिंक दिखाते हैं। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड क्लास होगा, और एक क्लास नहीं कई क्लास लगेगा, उसमें हम लोग समझेंगे ये डायग्राम के बारे में। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, सारे मॉडल को हम लोग अभी जस्ट टच कर रहे हैं, तो इसको भी टच कर लिए। ओके। तो हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट है, इसका 3 एट्रीब्यूट है, उसका आईडी है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है। कॉलेज का भी 2 आईडी है, कॉलेज का आईडी और कॉलेज का नेम। कॉलेज का आईडी क्या? तुम जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसका आईडी है 444 या 445, ये आईडी कॉलेज का है जो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में है। ओके। ये सारा का सारा हमारा, इसी को कहते हैं कि मेरा यह डायग्राम बन गया। ओके। इसके बाद अब हम लोग देखते चले कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, ठीक। ये तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, देखो। There is 2 systems by which a database connected to the client. हम लोग देखे सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम था और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है। सेंट्रलाइज मतलब हम डेटाबेस, एक डेटाबेस सर्वर है और उससे सारे क्लाइंट कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि डीडीबी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या है, फीचर क्या है, उसका टाइप क्या है, और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी समझेंगे, उसका ट्रांसपेरेंसी और करेंसी कंट्रोल और डेडलॉक हैंडलिंग वो कैसे होगा वो समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम का, ठीक, जो हम लोग 2 टियर में देखे थे। 2 टियर में जो देखे थे, ये डेटाबेस है और इसके साथ सारे के सारे वर्क सिस्टम कनेक्टेड है और सब काम मेरा हो रहा है, ठीक है। ये एडमिन सिस्टम है, ये HR है, ये सेल्स है, सारा का सारा डिपार्टमेंट का सिस्टम कनेक्टेड है डेटाबेस से। ये मेरा सेंट्रलाइज डेटाबेस,
Okay, in centralized database, a complete database resides on a single site. It is accessed by many users, which has two major disadvantages. पहला है bottleneck. पढ़े डिस्कस किए थे पिछली बार bottleneck के बारे में. So when a number of transactions from different sites arise simultaneously, then centralized database server may critically slow and sometimes crash. Availability कैसे होगा? Because whole database resides on a single machine. सिर्फ एक सिंगल मशीन, अगर ये मशीन फेल हो गया तो सारा का सारा काम ठप हो जाएगा. ठीक है, मतलब डेटाबेस अवेलेबल हर टाइम रहे ये जरूरी नहीं है. तो अवेलेबिलिटी मेरा, अगर हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो मेरा अवेलेबिलिटी से फर्क पड़ सकता है. बिकॉज होल डेटाबेस रिसाइड्स ऑन सिंगल मशीन, देन क्रैशिंग द साइट्स विल स्टॉप होल ट्रांजैक्शन. ओके, तो हम क्या करते हैं? ऐसा करते हैं कि इस डेटाबेस को 3 जगह हम डिप्लॉय कर देते हैं. 3 जगह डिप्लॉय कर दिए. ये डेटाबेस या तो पूरा का पूरा रेप्लिका हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा डेटाबेस जो यहाँ पे है सेम डेटाबेस यहाँ पे भी है, सेम डेटाबेस यहाँ पे भी है. ओके, सेम रेप्लिका सब जगह कर दिए. यहाँ क्या होगा इसका समझते हैं कैसे काम करता है. अगर हम जैसे हम लोग IRCTC का एग्जांपल लिए थे ना, इंडियन रेलवे का. इंडियन रेलवे जो अलग अलग रीजन में बटा हुआ है और हर रीजन में अलग अलग सर्वर है IRCTC का. तो हम मान लेते हैं ये 3 सर्वर है IRCTC का, और इस एरिया में नॉर्थर्न एरिया में नॉर्दर्न इंडिया का जितना भी जो ट्रांजैक्शन होगा इस सर्वर से होगा, साउथर्न इंडिया का यहाँ से होगा, और इधर नॉर्थ साउथ वेस्टर्न इंडिया जो है वो इससे ट्रांजैक्शन कर रहा है. ओके, अब हम कहीं से भी टिकट कटा सकते हैं, कहीं का भी. हम बेंगलोर में बैठ के पटना से रांची का टिकट कटा सकते हैं. ठीक, क्यों? क्योंकि हम सारा का सारा डेटाबेस एक दूसरे का रेप्लिका है. जो इंफॉर्मेशन यहाँ है सारा इंफॉर्मेशन यहाँ भी है. ओके, अब क्या होता है, हम इस सिस्टम पे बैठे हैं और पटना से रांची का टिकट ले रहे हैं, और तुम इस सिस्टम में बैठे हो, तुम भी पटना से रांची का टिकट ले रहे हो. तो मेरा इस सर्वर पे और तुम्हारा इस सर्वर पे काम हो रहा है. ओके, ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग एक ही टाइम पे कंकरेंटली हम लोग ओके बटन दबाएं फॉर्म भर के. ओके, एक बार बटन दबाएं और ऐसा हो एक ही कोच का एक ही बर्थ ये डेटाबेस हमको अलॉट कर दे और ये डेटाबेस हमको अलॉट कर दे, तुमको अलॉट कर दे और हमको अलॉट कर दे. ठीक है, ऐसा संभावना लगता है कि होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम इस डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं और तुम इस डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो साइमल्टेनियसली. ठीक, और तब क्या पता चलेगा कि एक ही कोच के एक ही बर्थ पे 2 लोगों का टिकट हो गया. ठीक, तो ऐसे सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं? होता क्या है कि हम लोग बात किए थे कि हम किसी रिकॉर्ड को जब रीड करते हैं तो हम उसको एक्सक्लूसिव मैनर में हम शेयर्ड मैनर में रीड कर सकते हैं. शेयर मैनर में रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर राइट करना हो तो हमको एक्सक्लूसिव में हमको राइट करना पड़ता है. ओके, तो होगा क्या कि जैसे ही ये डेटाबेस जिस रिकॉर्ड पे मेरा एंट्री करने वाला होगा, सपोज करो ये हमको B3 कोच के 25 नंबर बर्थ पे मेरा रिजर्वेशन हो रहा है. ठीक है, तो क्या होगा कि B3 25 नंबर बर्थ जो यहाँ इस डेटाबेस में उस ट्रेन में है, ये पहले उसको लॉक करेगा, यहाँ भी और यहाँ भी इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि लॉक करो इस डेटाबेस में. इस डेटाबेस हम कुछ लिखने जा रहे हैं. ठीक है, लॉक करेगा. लॉक होने के बाद, लॉक का मैसेज देने के बाद वहां से एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ लॉक कर दिए. ओके, अब ये उस 24 नंबर बर्थ पे मेरा एंट्री कर रहा है, मेरा रिजर्वेशन कर रहा है. सेम टाइम में ये जब पहुंचता है रिजर्वेशन कराने के लिए, तो वो टपल जो है वो रिकॉर्ड लॉक मिलेगा, तो वहां ये कुछ कर नहीं पाएगा, वहां वो कुछ कर नहीं पाएगा.
ठीक है, अगर उस बर्थ पे ये पहले पहुंच गया होता तो ये इस दोनों पे लॉक लगा दिया होता, तो मेरा उस बर्थ पे मेरा कनेक्शन, मेरा रिजर्वेशन होता ही नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्ड लॉक है। और जैसे ही ये रिजर्वेशन डन हो जाएगा मेरा यहाँ पे, वैसे ही ये फिर इसको बता देगा कि भाई आप डेटा अपडेट कर लो, ये 24 नंबर बर्थ जो अलॉट हो चुका है पुष्कर राज के नाम से। ये सारा का सारा सिस्टम है जब हम किसी डेटाबेस के डिस्ट्रीब्यूट को रेप्लिका डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं तब। समझ में आया सबको? क्या हो गया? यस सर। Okay. This problem may be solved by distributed database system. Distributed database is a collection of multiple logically interrelated database distributed over a computer network. ठीक है, हम इसको और तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, distributed database management system is a software that manage a distributed database while making distribution transparent to user. Okay, क्या क्या फीचर है डेटाबेस का वो देखते हैं और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। डेटा इज स्टोर्ड एट नंबर ऑफ साइट्स, जैसे अभी हम बात किए। ऑल द साइट्स आर कनेक्टेड बाय एनी मीन। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज लॉजिकली अ सिंगल डेटाबेस। डेटा इन अ डीडीबी इज स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स। ठीक है, रेप्लिका बनाएंगे तो रेप्लिका, अदरवाइज हम उसको फ्रैगमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्रैगमेंट कैन बी रेप्लिकेटेड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, and data at each site is under control of DBMS. DBMS. Excuse me, sir. सर वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का यहाँ पे लिखा है ना लॉजिकली अ सिंगल डेटाबेस, तो सर इसको ये मतलब ये भी होता है ना, इसका वर्क्स इन मैनी टू मैनी रिलेशंस बेस्ड डेटा। हम लोग उसके बारे में नहीं बात करें, वो एंटिटी रिलेशनशिप का है। अच्छा, वो दैट इज फॉर एंटिटी रिलेशनशिप, ईआर डायग्राम। ठीक, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा इसके बाद क्लियर हो जाएगा। हम लोग कह रहे हैं कि सारा का सारा डेटाबेस तो एक ही ना है, हम दो डेटाबेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही डेटाबेस को अलग अलग साइट पे डिप्लॉय किए हैं ताकि बॉटलनेक वाला काम भी नहीं हो और किसी एक सर्वर में खराबी हो तो मेरा अवेलेबिलिटी भी बरकरार रहे। ओके, तो सारा का सारा जो जितना डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा डेटाबेस, सब का सब लॉजिकली एक ही डेटाबेस होगा, एक ही डेटाबेस होगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि डेटा इन डेटाबेस डीडीबी is split into number of fragments. Fragments can be replicated in a distributed system. Data at each site is under control of DBMS. Database, आखिर सिंपल डेटा तो बात कर नहीं रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो रहेगा ना, सॉफ्टवेयर रहेगा, जो हम क्वेरी करेंगे तो हमको कहाँ से देगा डेटा। ठीक है, तो डेटा DBMS at each site has its own right, that is it can handle local application independently. Okay, each DBMS is a distributed system, must have at least one global application. एक ग्लोबल सबको मिला के एक एप्लीकेशन चलेगा जो सबको कलेक्ट करेगा, है ना। अलग अलग जो चीफ मिनिस्टर बना दिए और एक प्राइम मिनिस्टर बना दिए जो सब चीफ मिनिस्टर को गवर्न करेगा। ओके, तो देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। हम दो तरह का डेटाबेस का बात करते हैं, एक होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और एक हेट्रोजीनियस डेटाबेस। ओके, क्या है होमोजीनियस? जैसा नाम से ही तुमको समझ में आ गया होगा कि ऑल द साइट्स हैव आइडेंटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अवेयर ऑफ वन अनदर एंड एग्री टू कोऑपरेट इन प्रोसेसिंग यूजर्स रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर साइट इन ऑर्डर टू मेक ट्रांजेक्शन पॉसिबल अक्रॉस मल्टीपल साइट्स। ओके, हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक डेटाबेस को हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि रेप्लिका के जगह पे हम उसको फ्रैगमेंट बना देते हैं। ठीक है, उस डेटाबेस का को हम बांट दिए एक से ज्यादा टुकड़ा में। कैसे फ्रैगमेंट बनाएंगे वो बाद में, समझ दो कि एक डेटाबेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, दो भाग में बांट दिए। ओके, और एक दो सिस्टम पे रख दिए, दोनों सिस्टम पे रख दिए। अब जैसे देखो ये वाला फिगर देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे वो समझे थे ये तीनों डेटाबेस एकदम रेप्लिका है, एकदम उसका जेरॉक्स कॉपी है। ओके, लेट अस सपोज कि एक डेटाबेस है,
उसको हम तीन फ्रैगमेंट में बांट दिए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि कुल मिला के 90 टेबल था, 90 ज्यादा हो जाएगा और कम कर देते हैं, 24 टेबल, ठीक है। और 24 टेबल को हम 8 टेबल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तो सब मिला के एक डेटाबेस, और उस डेटाबेस में हम लोग क्या किए कि सारा का सारा टेबल हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। एक समझने के लिए हम बताएंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते डेटा। अब है क्या, देखो मेरे पास यहाँ पे 8 टेबल है। अगर हम क्यूरी करते हैं वैसे टेबल से जो मेरे सर्वर पे नहीं है, मेरे सर्वर पे नहीं है, तो उसका क्यूरी का जवाब कैसे मिलेगा हमको? इंटर रिलेटेड डेटाबेस कम्युनिकेट करेगा सर, दोनों डेटाबेस आपस में। क्योंकि ये तीनों जो फ्रैक्शनल डेटाबेस है वो तीनों आपस में कनेक्टेड है। जो लोकली अवेलेबल डेटाबेस है उससे सारा क्यूरी, सारा प्रोसेसिंग वो मिल जाएगा, और जो रिमोट वाला है उस तक पहुंचाने का काम इस सर्वर का है। ये डेटाबेस सर्वर जो डीबी में रन कर रहा है, जो लोकल जिससे कनेक्टेड है सर। हाँ, तो लोकल कनेक्टेड है तो लोकली हमको सर्विस मिलेगा, और अगर वो रिमोटली कनेक्टेड है तो रिमोटली हमको सर्विस मिलेगा। हमको पता नहीं चलेगा, मतलब ऐसा Yes, नहीं sir. है कि हम कुछ क्यूरी लिखेंगे और हमको मैसेज मिलेगा कि इट इज नॉट फाउंड। अच्छा, तो इसका मतलब रिमोट वाले पे है, तो हम बंगलोर के सर्वर से हम ऐसा क्यूरी कुछ करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। हम लिखेंगे जो क्यूरी लिखते तो वैसा ही लिखेंगे, और ये हम यूजर को रिवील नहीं होगा कि आपका क्यूरी का जवाब किस डेटाबेस से मिल रहा है आपको, ठीक है। तो होमोजेनियस डेटाबेस में, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में कहते हैं कि सारे डेटाबेस जो फ्रैगमेंट बना है जहां पे हम डेटा डिस्ट्रीब्यूट किए, सब एक जैसा डीबीएमएस एप्लीकेशन यूज करेगा, ठीक। अगर ओरेकल यूज कर रहे हैं तो तीनों सर्वर ओरेकल का है, एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं तो तीनों सर्वर में एसक्यूएल सर्वर का है। तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। और जब होमोजेनियस होता है तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है डेटाबेस, Yes, sir. एक दूसरे के डेटा को समझ सकता है, और जो हम बोले एक्सक्लूसिव रीड और राइट, लॉक लगाना, ये सब काम कर सकता है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो ये कि एक तरह का मतलब कोऑपरेटिव प्रोसेस वाला जो कंसेप्ट है वो यूजर होता है, और तीनों के बीच एक लॉजिकल एग्रीमेंट होता है कि भैया ऐसा है कि हम तो अपना लोकल तो करेंगे ही, लेकिन अगर हमको लोकल वाला भी नहीं मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो रिमोट वाला है तुम सर्विस देना, वही बोलेगा हाँ हाँ हम भी देंगे और तुम भी देना अगर हमको। तो ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है तीनों सर्वर के बीच में, ओके। हेटेरोजेनियस में क्या होगा? हेटेरोजेनियस में हम वैसे डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे जहां पे दोनों डेटाबेस अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर, अलग तरह के सब कुछ डिफरेंट हो सकता है दोनों का, ठीक है। इन हेटेरोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस different site may use different schema and different database management system software. This site may not be aware of one another and they may provide only limited facility for cooperation in the transaction processing. एक तरफ Oracle है और एक तरफ MySQL लगा दिए, करो शेयरिंग। तो उस तरह के शेयरिंग में जब हम दो अलग अलग मतलब हेटेरोजेनियस डेटाबेस पे डिप्लॉय करेंगे तो दोनों डेटाबेस आपस में कम्युनिकेट बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, और बहुत लिमिटेड हमको प्रोसेस कॉपरेशन मिलेगा रिमोट सर्वर से, ओके। वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ओनली। हम लोग को होमोजेनियस डेटाबेस ही पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं, हेटेरोजेनियस को पढ़ने का बात नहीं है। और हेटेरोजेनियस एग्जिस्ट कैसे करता है बताओ? जैसे बैंक में अकाउंट खोलने तुम गए, तो बैंक का सारा डेटाबेस, बैंक का डेटाबेस सपोज करो कि एसक्यूएल सर्वर पे है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे सारा डेटाबेस है, ठीक, और शायद है भी, ओके। अब आधार नंबर हमको बैंक वाला लिए हुए है, मेरा आधार नंबर सेव किए हुए, अब मेरे आधार नंबर से मेरा डिटेल मिलेगा गवर्नमेंट के साइट से जहाँ पे आधार रखा हुआ है। हो सकता है कि वो MySQL हो सकता है वो MySQL हो। जब ये दोनों डेटाबेस आपस में कम्युनिकेट करके ये जानना चाहेगा कि ये आधार नंबर का डिटेल बताइए,
तो वो रिक्वेस्ट दूसरे डेटाबेस से प्रोसेस होगा। यस सर। ठीक है, तो अब जब इस तरह का जब हम काम करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा किसका ऑन है माइक, ममता, मनीषा, सर मेरा ऑन नहीं था। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं कि हेटेरोजेनियस जब होगा तो दोनों के बीच आपस में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, तो बहुत लिमिटेड फैसिलिटी मिलेगा उसमें। ओके, अब जब हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, टाइम हो गया, थोड़ा सा ये पेशेंस नहीं है, टाइम होता फोन करना शुरू। ठीक है, तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक क्या क्या है, चलो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, अगला क्लास है नेक्स्ट, फोन आना शुरू हो गया। ओके, तो हम लोग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, तो रेप्लिकेशन हम लोग पढ़े थे कि एक बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी रेप्लिकेट कर कॉपी देंगे, कर ये भी देता है सर। काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा फ्रैगमेंट है, इसको डिस्कस करेंगे क्लास में और फिर यह डायग्राम शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ वेलकम, चलो बाय बाय।